बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। थोड़ा-सा शायद हल्का-फुल्का ऑडियो का डाउनफॉल आया था, लेकिन अगर आप माइक को नज़दीक कर देंगे तो बहुत खूबसूरत आवाज़ आएगी। जी, जी, अब बताएँ, अब आवाज़ आ रही है? जी सर, दिल पे लग रही है डायरेक्ट। सर थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल भाई आपका, माशाल्लाह। बहुत ही कमाल और आउटस्टैंडिंग किस्म की आज आपने एमओसी की। मैं बड़ा ही इंस्पायर हुआ माशाल्लाह आपकी एमओसी से। और नो डाउट आप जिस तरह से माशाल्लाह लोगों को गाइड कर रहे थे कि तमाम दोस्त जो है वो अपनी वीडियोज़ वगैरह जो है वो ऑफ कर लें। तो यहाँ पे मैं उन दोस्तों को यही कहना चाहूँगा, यहाँ पे ऐसे दोस्त भी हैं जिनकी वीडियो तीसरी चौथी दफ़ा भी हम लोग ऑफ कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, यार ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा आप नहीं कर सकते तो ज़िंदगी में कुछ अच्छा होते देख तो लें। ताकि आपका नाम तारीख में लिखा जाए, इवेंट को स्पॉइलर करने वालों में नहीं, बल्कि उन लोगों में जिन लोगों की वजह से इवेंट के अंदर चार चांद लगे थे। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग, जो लोग काइंडली हैंड रेस कर रहे हैं, जो लोग अपनी वीडियोस ऑन करके बैठे, जिस तरह मुजम्मिल भाई ने कहा, स्पेशली हमारी फीमेल्स को, कि दुनिया इतनी अच्छी भी नहीं है जितनी हम उसको समझते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है। कई हमारी ऐसी लीडर्स होती हैं जिनका कैमरा जो है वो ऑन रह जाता है और उनको पता भी नहीं होता। तो आप लोग काइंडली चेक करें कि आप लोगों के वेबिनार्स के दौरान आप लोगों का कहीं कैमरा तो ऑन नहीं रह गया। तो आप लोगों ने ये लाजमी चेक करना है। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल भाई आपका, आपने इतना वार्म वेलकम किया और इंतहाई खुशी हुई माशाल्लाह। और जिस तरह से आज मैं देख रहा था, आज मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी। आज मैंने देखा कि आज तो इंशाल्लाह, जिस तरह कल सर हमारे मेंटोर सर हसन काज़मी साहब ने एक आउटस्टैंडिंग किस्म का वेबिनार उन्होंने माशाल्लाह डिलीवर किया और लोगों को बहुत पसंद आया। लोगों का रिस्पांस बहुत कमाल था। तो हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे पास लोग टाइम निकाल के लेके आते हैं और हम लोग उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ऐसा इंफॉर्मेटिव उनके लिए लेके आए जो उनको उनकी लाइफ के अंदर काम आए, जिससे उनकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आए, जिससे वो लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ compete कर सके पूरी दुनिया के साथ। यहाँ पे हमारे पास ज्यादातर ऐसे लोग नहीं है जिनके पास डिग्रीज है या जिनके पास हाई क्वालिफिकेशन है। तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिनकी एजुकेशन मिडिल तक है, मैट्रिक है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम सादा अल्फाज में उनको कुछ ऐसी सेल्स पिचेस दें, उनको कुछ ऐसे प्रोफेशनल, उनको नॉलेज दें जिसकी वजह से उनको अपने प्रोफेशनल वर्क के अंदर काम करने में बहुत ज्यादा आसानी पेश आए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज के हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है वर्ल्ड आफ्टर कोविड-19, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड। तो आज हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो एक सिचुएशन आई थी हमारे ऊपर, एक वायरस हमारे ऊपर आया था जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही चेंज करके रख दिया, जिसने पूरी दुनिया के बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर को ही चेंज करके रख दिया। आखिर उसके बाद आज मुल्क, आज जो डिफरेंट मुमालिक हैं, आज जो पूरी दुनिया है, उनका टारगेट क्या है, वो किस तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, क्या क्या यहाँ पे तबाहियां हुई इस वायरस की वजह से, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज ये वायरस लेके आया उन लोगों के लिए। तो आज हम इतना इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज से पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको देख रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन ये कंप्लीट रिसर्च के साथ आप लोगों के पास में ये चीज लेके आए और आप यहाँ से इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फायदा मिलने जा रहा है और आप लोगों को इतना इंफॉर्मेशन मिलने जा रहा है, इतनी नॉलेज मिलने जा रहा है कि आप किसी भी अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बैठ गए। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लोग ऐसे होते हैं कि लोगों ने सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन किया होता है। हमारे यहाँ पे लोग ये कहते हैं कि यार जॉब करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर देखा जाए तो मेरी टीम के अंदर 90% लोग स्टूडेंट हैं जिन्होंने आज तक जॉब ही नहीं की। तो उन लोगों को उस पेन का नहीं पता कि जो एक जॉबियन बंदे की पेन होती है, किस तरह की लाइफ वो गुजार रहा होता है। जब तक आप किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक आप उस चीज के बारे में बता नहीं सकते। जब तक आपने किसी जब तक आप समंदर में उतरेंगे ही नहीं तो आपको उसकी गहराई का अंदाजा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ये जो ट्रेनिंग है ये उन लोगों के लिए कि उन लोगों को यहाँ से इतना डाटा, इतनी इंफॉर्मेशन मिलने जा रही है कि अब जब वो नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करने जाएंगे, एमएलएम इंडस्ट्री को प्रमोट करने जाएंगे, तो उनका बिलीव लेवल ये होगा कि यस, आज मैं जो चीज उस शख्स को देने जा रहा हूं, उस शख्स की उस शख्स को नीड है, ये उसके बच्चों का बिजनेस है, उसके खानदान, उसकी फैमिली की लाइफ चेंज करने वाला बिजनेस है। तो जब इस बिलीव के साथ आप अगले बंदे के सामने जाएंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो शख्स आपका बिजनेस पार्टनर होगा और वो शख्स आपके साथ कामयाब होगा। तो आज का वेबिनार हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वी आर फेसिंग पेंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोविड-19। यहाँ पे किसी ने एक जो है ना मीम्स की आजकल आपको पता है कि दौर चल रहा है, तो यहाँ पे किसी ने स्टेटस लगाया हुआ था कि मैं 8 महीने के बाद उठ रहा हूँ, मैं कोमा में था। तो यहाँ पे क्या हो गया दुनिया के अंदर, तो किसी ने नीचे कमेंट किया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर क्वालिफाइड डॉक्टर्स। तो यहाँ पे नीचे मतलब लोग इस तरह मीम्स बनाते हैं, किसी ने लिख दिया अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स बन गए। तो यहाँ पे इतने सारे लोग आपको मुंह छुपाए नजर आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो है वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं बने, बल्कि हम एक ऐसी सिचुएशन में चले गए थे जहाँ पे हमें
सोशल डिस्टेंसिंग का को हम लोग को फॉलो करना था, हमें कट ऑफ होके घर में बैठना था और हमें अपनी सारी एक्टिविटीज, जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं, चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, कोई भी सोशल एक्टिविटीज है, उनसे कट ऑफ करना पड़ा इस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से। और बहुत बड़ा क्राइसिस आया इस पूरी दुनिया के अंदर कि दुनिया के अंदर एक ऐसा वायरस आ गया कि फैमिलीज के अंदर लोग भी एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग करने पर मजबूर हो गए। और इसकी वजह से आप देखें कि जब एक घर में लोग इतना डिस्टेंस रखने एक दूसरे से, तो बिजनेसेस का क्या हाल होगा। तो पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी इकोनॉमीज थी, बड़ी सी बड़ी इकोनॉमीज, बड़े से बड़े जाइंट ममालिक के अगर आप नाम ले लें, उनके लिस्ट में ले लें, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी सफरिंग में है इस वक्त। आप चाइना को देख लें कि इतने अरसे के बाद, तकरीबन 20 साल के बाद, चाइना 1992 के बाद 2020 में जाके चाइना की इकोनॉमी जाके श्रिंक हुई है। तो आप अंदाजा लगा लें कि पिछले 28 साल में चाइना की इकोनॉमी को कोई क्राइसिस हिला नहीं पाया, जबकि 2008 में भी रिसेशन आया था, 2010 में भी आया था, लेकिन चाइना की इकोनॉमी 2020 में बीबीसी की एक ऑफिशियल एक लिस्ट है जिसके जरिए चाइना एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजरा और आज तक, अभी तक वो जो जीडीपी है उसका वो नेगेटिव टेरिटरी में जा चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब चाइना जैसा मुल्क इतनी ज्यादा नेगेटिव टेरिटरी में जा सकता है, तो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज का क्या बना होगा। तो ये हम लोगों के सामने है कि हम लोगों ने कितनी मुश्किलात देखी उन लोगों के लिए, लोगों के रोजगार, चलते चलते बिजनेसेस, लोगों की चलती चलती जॉब्स से उन लोगों को हाथ धोना पड़ा। और आज वो लोग अपॉर्चुनिटी की तलाश में बैठे हुए हैं, बहुत टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं, डिग्रीज लेके बैठे हुए हैं, क्वालिफाइड हैं वो लोग, लेकिन उन लोगों के पास जॉब्स नहीं है, उन लोगों के पास काम नहीं है करने को। तो आज दुनिया की जो इकोनॉमी है वो सफरिंग में है। अब हम यहाँ पे कुछ डिस्कस करते चले कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं पूरी दुनिया के अंदर जिनके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले इंडस्ट्री है एयरलाइंस की इंडस्ट्री, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इस वक्त एयरलाइन एक बहुत बड़ा एक जाइंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिजनेस का। जो एयरलाइंस के जो मालिक होते हैं वो एक मुमालिक होते हैं पूरे के पूरे, तो वो पूरी की पूरी इकोनॉमीज चला रहे होते हैं। तो एयरलाइंस जैसा बिजनेस जिसके अंदर 3 मिलियन लोग, 30 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हुए, कितनी एयरलाइंस जो है वो शट डाउन की गई और इसके अंदर पायलट्स भी शामिल थे। तो इतना जाइंट बिजनेस भी इस कोरोना की वजह से फ्लॉप हो गया। और किसी ने कहा था कि 2020 में जो आपकी सबसे यूजलेस चीज थी वो आपका पासपोर्ट था। और ऐसा ही है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रेवल ही नहीं कर सकते, तो आपकी वो एयरलाइंस किस तरह चल सकती हैं। और एयरलाइंस अपनी कॉस्ट को पूरा नहीं कर पाए, अपने एक्सपेंसेस को पूरा नहीं कर पाए और शट डाउन हो गए। और 30 लाख से ज्यादा लोगों को इंक्लूडिंग पायलट्स अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। इतना बड़ा क्राइसिस जो है कोरोना की वजह से आया। इतने बड़े बड़े, बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की, इतनी बड़ी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है कि आज पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें, हमारे पास पीसी है, हमारे पास मैरियट है, हमारे पास और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। यहाँ पे हमारे पास आप दुबई चले जाएं, आप थाईलैंड चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, कहीं चले जाएं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जिसके ऊपर लोगों के अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, और वो 8 से 10 महीने बंद पड़े रहे हैं। जब वो 8 से 10 महीने बंद पड़े रहे हैं, वहां पे वो अपने लोगों की सैलरीज उनको नहीं दे पाए। और कितने लोग जो एक होटल के अंदर एम्प्लॉयड होते हैं, आप अगर पाकिस्तान के अंदर सिर्फ लाहौर पीसी की बात कर लें तो तकरीबन 5,500 से 6,000 एम्प्लॉयड तो सिर्फ उस होटल के अंदर काम कर रहे हैं। तो कितने ज्यादा लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा ऑल ओवर द वर्ल्ड, और लोगों के ऊपर क्यामत बन के टूटा है। आज आप देखें जितनी भी टूरिस्ट कंट्रीज हैं, लाइक दुबई है, थाईलैंड है, तुर्की है, जितने भी बड़े बड़े ममालिक है जो टूरिस्ट की वजह से बहुत ज्यादा फेमस थे, आज फ्लॉप हो चुके हैं, क्योंकि उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था, जो उनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, वही खत्म हो चुका है उन लोगों के पास, कि उन लोगों के होटल्स बंद पड़े हुए हैं। वहां पे आज कुछ भी नहीं फिर रहा, वहां पे आज वहीं पे उन्होंने आइसोलेशन वार्ड्स बना दिया उन होटल्स के अंदर। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री अफेक्ट हो गई इस कोरोना वायरस की वजह से। इसके अलावा एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस आज एक ट्रक की अगर बात की जाए तो एक ट्रक मोर देन 1.2 to 3 करोड़ आपको कॉस्ट करता है। और आप देखें कितना बड़ा ये बिजनेस है कि एक सब मरीन आती है या कोई जहाज आता है एक पोर्ट के ऊपर, वहां से ट्रक्स के जरिए डिफरेंट ममालिक के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता था। जो डिफरेंट ममालिक, जैसे पाकिस्तान के साथ हमारे पास ममालिक है, जिस तरह काजकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तो इस तरह के ममालिक के साथ ट्रांसपोर्टेशन ही रुक गई थी। उन ममालिक के लिए इतना बड़ा एक इफेक्ट हुआ उन ममालिक के लिए कि उनके ममालिक के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ही रुक गई। जब ट्रांसपोर्टेशन रुकी
तो ऑयल का रेट बहुत नीचे आ गया और तकरीबन अमेरिका में लोगों को $30 पर बैरल के हिसाब से पेट्रोल बांटे उन्होंने कि उनके पास इतनी स्पेस ही नहीं थी कि वो लोग उस ऑयल को स्टोर कर सकते। तो ऑयल का रेट इतना नीचे आ चुका था पूरी दुनिया के अंदर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वो बिजनेसेस हैं जो हर बंदा ड्रीम करता है कि यार मेरे होटल्स होने चाहिए, यार मेरी एयरलाइन होनी चाहिए, यार मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा मेरे पास नेटवर्क होना चाहिए। तो ये बिजनेसेस को तो कोरोना ने पकड़ के फ्लॉप कर दिया था और बहुत सारे लोग बैंकरप्ट हो गए इस ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के फ्लॉप होने के बाद। इसके अलावा एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, जाइंट इंडस्ट्री आप इसको बोल सकते हैं, सिनेमा की इंडस्ट्री, थिएटर्स की इंडस्ट्री, many of the Hollywood production companies are bankrupted because of no releasing of movies in theaters and cinemas। आप अंदाजा लगाएं कि इस 2020 में लोगों की क्या प्लानिंग्स थी। बहुत बड़ी बड़ी मूवीज सीजन जो रिलीज होने थे सिनेमास के अंदर, थिएटर्स के अंदर, और वो सारे के सारे जब रिलीज नहीं हो पाए, सारे के सारे थिएटर्स के ऊपर, सिनेमास के ऊपर जब लॉक लगा दिया गया, तो वो सारी की सारी जितनी भी प्रोडक्शन, बहुत जो वो कंपनी जो सरवाइव कर रही थी वो सारी की सारी बैंकक्रप्टेड हो चुकी हैं। और अब नो रिलीजिंग ऑफ मूवीज इन थिएटर्स, आप उन वो सारे के सारे जो है वो यहाँ पे बैंक करप्टेड हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी इंडस्ट्री को, यहाँ पे बॉलीवुड इंडस्ट्री को देख लें, हॉलीवुड इंडस्ट्री को देख लें, तो बहुत सारे लोग जो है वो इससे अनएम्प्लॉयड हुए। बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं कि पहले कुछ सुसाइड अटेम्प्ट भी है, कुछ सक्सेसफुल भी हुए। तो रीजन उनके पीछे क्या थी कि उनकी बहुत मेहनत थी और उस मेहनत के बाद जब रिजल्ट नहीं मिला, जब उनकी मूवीज भाई नेटफ्लिक्स के ऊपर चलाई गई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर चलाई गई, तो वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाई जितनी वो लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके। तो एक बहुत बड़ा फ्लॉप, एक बहुत बड़ा लॉस जो है इन इंडस्ट्रीज को फेस करना पड़ गया, जो कि कोरोना वायरस ने जिनको खत्म कर दिया। यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, आपके लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े मॉल्स हैं। और आप देखें दुनिया के सबसे बड़े बड़े मॉल्स दुबई के अंदर, दुबई शॉपिंग मॉल इतना बड़ा मॉल है, वो सारे के सारे शॉपिंग मॉल, वहां पे हाइपर मार्ट्स, आउटलेट, रिटेल्स का बिजनेस, सारे बिजनेसेस बंद। रेस्टोरेंट्स की आप बात कर लें, रेस्टोरेंट्स के अंदर डाइनिंग ना होने की वजह से कितनी सेल उनकी रुकी है। कितने लोग सिर्फ डाइनिंग के शौकीन है हमारे मुल्क के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर। वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों की एक ही हॉबी है, वो यही है कि शाम को अपने दोस्तों के साथ बाहर बैठ के खाना खाना। और जब वही चीज, वही खुशी उनसे ले ली गई, उनसे वही खुशी ले ली गई, तो आप अंदाजा लगा लें कि कितने बड़े बड़े लॉसेस इस कोविड-19 सिचुएशन की वजह से हुए कि इतने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स जिनका रेंट, शॉप, एक एक शॉप का रेंट 5-5 लाख, 6-6 लाख उन मॉल्स के अंदर, वो 8-8, 10-10 महीने वो बंद पड़ी रही हैं और उनका जो रेंट है वो उनके ऊपर चढ़ता गया है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कितनी बड़ी तबाही जो है कोरोना वायरस ने यहाँ पे मचाई है। सबसे बड़ा जो लॉस जो मेरे दिल को लगा और आज भी जो हमारे दिल को लगता है वो ये कि जो स्पोर्ट्स अफेक्टेड हुए, हमारे यहाँ पे पीएसएल चल रहा था इस तरह पाकिस्तान के अंदर, और आखिरी 2 मैचेस उन्होंने विदाउट क्राउड करवाए। तो आप अंदाजा लगाएं कि क्या ऐसे स्पोर्ट्स विदाउट क्राउड जश्न, पीएसएल, आईपीएल, दुनिया की सबसे बड़ी लीग, T20 वर्ल्ड कप जो दुनिया के अंदर T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2020 के अंदर, जिसके ऊपर इतना बड़ा उनका खर्चा हुआ पड़ा था एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, डिफरेंट फ्रेंचाइजीज के ऊपर, वो सारा का सारा लॉस में गया और वो सारी की सारी चीजें पोस्टपोन कर दी गई। जो स्टेडियम्स खचाखच भरे होते थे, इतना रेवेन्यू जनरेट करते थे, जो स्पोर्ट्स पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो स्पोर्ट्स रेवेन्यू जनरेट करता है वो था ही क्रिकेट, और वहां पे जब आपको खाली स्टेडियम देखने को मिले तो ये इंडस्ट्री भी टोटली, कितने जो टूर्नामेंट्स हैं, कितने स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, वो इसकी वजह से जो है वो पोस्टपोन कर दिए गए। इंडस्ट्रीज अफेक्टेड द मोस्ट, जिसको मैं भी कहूंगा, जिसको हर शख्स ने कहा, कि वो है सेल्स की इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री बीइंग अफेक्टेड द मोस्ट बिकॉज पीपल थिंक द पीपल विल ओनली बाय देयर प्रोडक्ट्स इन फेस टू फेस मीटिंग्स। हमारा एक माइंडसेट था, सेल्स की जो इंडस्ट्री है, सेल्स के जो लोग होते हैं, सेल्स के लोगों का एक ही माइंडसेट होता है कि जब तक वो अगले बंदे को मिलेंगे नहीं फेस टू फेस, तो अगला बंदा उनका प्रोडक्ट बाय करने पे, उनका बिजनेस ज्वाइन करने पे कभी एग्री नहीं होगा। और उनको एक मखसूस जगह सेट करनी पड़ती है, कोई एक ऐसी जगह उन लोगों को सेट करनी पड़ती है, वो जगह जहां पर उनको सुकून हो, जहां पे साइलेंस हो। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मैं स्टार्ट इसको कंटिन्यू करता हूँ। सिटिंग एट सम स्पेसिफिक प्लेस,
तो आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि एक डायरेक्ट सेलर जिसका माइंडसेट ही यही है कि यार मैं एक बंदे को जाके मिलूंगा, उसके साथ टाइम सेट करूंगा, किसी ऑफिस में बैठूंगा, किसी रेस्टोरेंट पे बैठूंगा, किसी ऐसे कैफे पे जाके बैठूंगा जहां पे मैं सुकून से बैठ के उसके साथ मीटिंग कर सकूं, तो उस शख्स का क्या हाल हुआ, जबकि रेस्टोरेंट्स बंद है, फेस टू फेस कोई बंदा आपको मिलना नहीं चाह रहा, हर शख्स सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहा है, लोग अपने घर में अपनी वाइफ से सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आपके साथ क्या मुलाकात करेंगे। तो ये डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री जिसको हम ट्रेडिशनली तौर के ऊपर चला रहे थे, जिसको हम विदाउट एनी टेक्नोलॉजी चला रहे थे, उसको हम रन कर रहे थे, तो वो इंडस्ट्री भी लॉस में जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है उस इंडस्ट्री के भी। लेकिन 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 यहां पर वो कहते हैं ना, इन द मिडल ऑफ एवरी क्राइसिस लाइज ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमेशा दुनिया के अंदर कामयाब लोग वही हुए हैं जिन्होंने हर क्राइसिस के अंदर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तलाश की है। अब अगर हम बात करें कि ये किस तरह से काम होता है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आप देखें जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो एक बंदा जो कामयाब तरीन बिजनेसमैन है, वो कौन बंदा है? वो बंदा है जो एक क्राइसिस के अंदर किसी अपॉर्चुनिटी को निकालता है, और वही बंदा जो आज दुनिया के अंदर अमीर तरीन हुआ है। आप अगर बात करें, अगर हम सबसे बड़ी मिसाल लें यहाँ पे, आज हमारे इर्द गिर्द यहाँ पे करीम और उबर है, आज लोग रिक्शों के ऊपर धक्के खाते होते थे, रिक्शों वाले अपनी मर्जी से उनको चार्ज कर रहे होते थे। अब ये क्या था? एक क्राइसिस था, ये एक प्रॉब्लम थी, ये एक डिफिकल्टी थी लोगों के लिए ट्रेवल करना विद इन सिटी। तो लोगों ने क्या कहा कि यार ये तो एक मसला है, तो किसी शख्स ने इसको ऑब्जर्व किया, उसने देखा कि यार लोगों को किस चीज की नीड है। जब उसने देखा, उसने कहा इसके दौरान मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं कि मैं लोगों को वो सहूलत दूं जो लोग तलाश करना चाह रहे हैं, और मैं लोगों को वो सवारी दूं, वो शाही सवारी दूं जिसके ऊपर लोग ड्रीम करते थे बैठना। आज अगर कोई मिडिल क्लास बंदा है, चाहे वो 20-22 हजार की जॉब करता है, वो भी गाड़ी में बैठ के जा रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह, और वो सुकून से अपना सफर जो है वो कंप्लीट करता है। तो हर एक क्राइसिस के दौरान एक अपॉर्चुनिटी जरूर छुपी हुई होती है। यहाँ पे कुछ लोग देखते हैं कि तूफान आ गया तो लोग अपना घर बार छोड़ के ये जा रहे, और कुछ लोग ये देखते हैं कि तूफान आने वाला है, वो कश्तियों का इंतजाम पहले से करके रख लेते हैं। तो वही लोग जो होते हैं जो कामयाब होते हैं। तो अब इस क्राइसिस में, इस डायरेक्ट सेलर्स के पास, हमारे पास नेटवर्क मार्केटर्स के पास, हमारे पास भी दो ऑप्शन थे। या तो इस क्राइसिस के अंदर बैठ के रोएं, अपने लोगों को कहें यार अब हम क्या करें यार, रेस्टोरेंट्स में हम मिल नहीं सकते, ऑफिस हम चला नहीं सकते, ऑफिस के नीचे इतनी बाइक्स होंगी, लोग जो है हमें प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी डिफरेंट हमारी जो एजेंसीज है वहां से। तो हम किस तरह ऑफिस को जो हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं? तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी तो ये थी कि या तो हम घर में बैठ जाए और बैठ के रोए कि यार कोरोना ने ये कर दिया, कोरोना ने हमारी लाइफ बर्बाद कर दी, कोरोना ने वो कर दिया। लेकिन हमारे पास एक दूसरा चांस भी था, हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी नजर आई। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने कहा कि यार हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है, हमारे पास भी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो तो ट्रेंडिंग बेस्ड है सारे के सारे, तो क्यों ना हम इसको ऑनलाइन लेके चले। अब कोरोना से पहले हमारी जो है वो शेड्यूल क्या था, हमारी रूटीन क्या होती थी कोरोना से पहले, कि हम लोग डिफरेंट हमारे सिटीज के अंदर ऑफिस थे, साथ का बात के अंदर रही हुए काम के अंदर हमारे डिफरेंट ऑफिस हुआ करते थे। तो हम लोग क्या करते थे कि हम 4 बजे शाम को हमारा ऑफिस टाइम होता था, 4 बजे हम लोग ऑफिस ओपन किया करते थे, 12 बजे तक रात तक हम लोग 1-to-1 मीटिंग्स किया करते थे। लोग ऑफिस में आते थे, आके बिजनेस प्लान समझते थे, आते थे, बैठते थे, गपशप लगाते थे और चले जाते थे। आज से पहले 4 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारा ये शेड्यूल होता था, और हम लोग इस शेड्यूल के मुताबिक काम कर रहे होते थे। अब इसके अंदर ड्रॉबैक्स क्या थे कि जो एक प्रोस्पेक्ट आता था एक रूम के अंदर, एक ऑफिस के अंदर 3 रूम है, 4 रूम है, हद 5 रूम है। अब उस ऑफिस के अंदर क्या होता था कि एक रूम के अंदर अगर एक प्रोस्पेक्ट आके बैठ गया तो दूसरा शख्स वो मीटिंग डिस्टर्ब करने के लिए उस रूम में नहीं आएगा। द प्रोस्पेक्ट टुक 1 आवर इन अ मीटिंग, 1 घंटा लग जाता था उस प्रोस्पेक्ट को पूरा प्लान समझाने में, उसको समझाने में कि हम क्या करते हैं। अब वो प्रोस्पेक्ट आगे से हो सकता है उसको कोई काम नहीं है, वो बैठा हुआ है हमारे साथ, वो कहेगा जी चाय मंगवा लें, कोल्ड ड्रिंक मंगवा लें। अब वो बैठा हुआ है, कोई 1.5 घंटे 2-2 घंटे, जिसको बहुत इंटरेस्ट हो जाता था वो 2-2 3-3 घंटे भी हमारे उस रूम में बैठा रहता था। हम उसको कह नहीं सकते थे सर यू कैन लीव नाउ, तो क्योंकि अभी ये तो नहीं कह सकते यू कैन लीव नाउ, अब हमारे पास दूसरे प्रोस्पेक्ट की बारी है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था हमारे पास। लिमिटेड पर्सन्स आर एबल टू अटेंड अ मीटिंग एट अ टाइम। आज 500 लोग ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द पाकिस्तान हमारी ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यही सेशन अपने रूम में बैठ के कर रहा होता, अपने ऑफिस रूम में बैठ के कर रहा होता, तो मेरे साथ या एक बंदा होता है, 2 हद उस रूम के अंदर 5 से 6 लोग आ सकते हैं, तो ये मेरी मीटिंग सिर्फ 5 से 6 लोग तक महदूद रह जाती। अब इसके अलावा मनी स्पेंट ऑन मीटिंग्स,
अब लंच का टाइम है, लंच के टाइम आपने किसी प्रोस्पेक्ट को बुला दिया, अब आपको उसके साथ लंच करना पड़ेगा और लंच भी आपको उसको बाय करवाना पड़ेगा। डिनर का टाइम अगर आपने उस प्रोस्पेक्ट को बुलाया है, अब उसको प्रोस्पेक्ट के साथ फॉलो अप देने के लिए आपको डिनर के टाइम फिर टाइम निकालना पड़ेगा, फिर एक्सपेंस करना पड़ेगा। और चाय तो वैसे ही नेटवर्कर्स के ऑफिस में ऐसे चलती थी कि मैं बता नहीं सकता आपको कि पानी से ज्यादा तो नेटवर्कर्स चाय पीते हैं। तो चाय की कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाती थी कि एक नेटवर्कर जब अपना रात को बिल पे करके जाता था, सिर्फ उसी को पता है, एक सीनियर को पता है कि कितना डीमोटिवेट होकर जाता था वो अपने घर। अब यहाँ से क्या होता था कि ये सारा का सारा एक्सपेंस कई दफा हमारे न्यूएस्ट नेटवर्कर्स को उठाना पड़ रहा होता था। अब वो न्यूएस्ट जो नेटवर्कर होता था उसको वो बहुत डिमोरलाइज हो जाता था कि यार इसके ऊपर मेरा एक्सपेंस हो रहा है, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां पे आपको पहले दिन सक्सेस नहीं मिल सकती। इट्स अ प्रॉपर बिजनेस जहां पे आपको टाइम देना पड़ता है एक लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। तो यहाँ पे कुछ पेन होती है जो बहुत सारे लोग जो है वो टाइम के ऊपर नहीं बर्दाश्त कर पाते। अब यहाँ पे क्या होता था, उस ऑफिस का रेंट, बिल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और सबसे बड़ी बात फ्यूल बिल्स। एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करने के लिए लोगों के फ्यूल का इतना एक्सपेंस होता था। तो ये सारे के सारे ड्रॉबैक्स थे हमें ऑफिस के अंदर काम करने में। और कोरोना से पहले जब हम लोगों ने बैठ के सोचा कि यार कोरोना से पहले तो ये सारी चीजें हम लोग फेस कर पा रहे हैं, हमारे बिजनेसेस रुके हुए हैं, हमारे इसके अंदर रिजल्ट क्या आ रहा था? रिजल्ट हमें क्या मिलता था कि आवर नेटवर्क रिमेन्स लिमिटेड टू दैट सिटी ओनली। अब अगर सादकाबाद के अंदर बैठ के अगर हम लोगों ने ऑफिस ओपन किया तो हमारे पास सादकाबाद से ऊपर हमारा फोकस ही नहीं जाता था कि इन सितारों से आगे एक जहां और भी है। हमें नहीं पता था कि यार ये जो बिजनेस है क्या हम इसको आउट ऑफ कंट्री प्रमोट कर सकते हैं, क्या हम इसको पूरे पाकिस्तान में फैला सकते हैं? हमने कभी सोचा ही नहीं था, हमारा माइंड ही नहीं था, हमारी सोचने की शक्ति ही इतनी नहीं थी। अब जो हमारा ऑफिस था वो सादकाबाद के अंदर था, रहीमिया खान के अंदर था, जहां से आगे नहीं निकल पा रहा था। और आप एक ही कुएं से कितना कितना पानी निकाल लेंगे? एक ही कुएं से एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगा। और ये वो सारी चीजें थी। अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या थी कि हम लोग बैठ के रोए ना, बल्कि हम लोग आज स्टेप लें और हम लोग क्या करें कि हम लोग अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑनलाइन कर दें। क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी वो ये थी कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रेंड बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। हम लोग जब भी काम करते हैं ट्रेंडिंग के ऊपर काम करते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हम चीजें आपको दे रहे हैं, आज दुनिया के अंदर वो कामयाब तरीन बिजनेस मॉडल्स हैं इस पूरी दुनिया के अंदर। तो आप लोगों को जो यहाँ पे चीजें मिल रही थी वो सारी की सारी वो चीजें मिल रही थी जो विर्चुअल बेस्ड थी और आपको ट्रेंड के मुताबिक चीजें मिल रही थी। तो हम लोगों ने जो डिसीजन लिया और इसके ऊपर दिन रात मेहनत की, हम लोगों ने, हमारी टीम ने हमारा साथ दिया और हम लोगों ने डिसीजन लिया जिसको पूरी दुनिया के डायरेक्ट सेलर्स ने अपनाया और अपने पूरे पूरे बिजनेसेस को ऑनलाइन लेके गए, जिनके अंदर बहुत बड़े बड़े नेटवर्कर्स का नाम है, जिन्होंने ऑनलाइन सेशंस किए। एरिक वरी जो इस वक्त नेटवर्क मार्केटिंग प्रो के इस वक्त सीईओ हैं, जिनका पूरी दुनिया के अंदर नेटवर्क है। हमारे सीनियर यहाँ पे सर सोनू शर्मा साहब है, जिन्होंने ऑनलाइन सेशंस को बकायदा प्रमोट किया। तो उसके बाद जब हमने इसको फॉलो किया तो आज देखा जाए तो टुडे वी हैव एक्सपेंडेड दिस बिजनेस इन मोर देन 60 cities of Pakistan and more than 10 countries around globe from home। अब वही बिजनेस जिसको हम ऑफिस के अंदर बैठे, स्पेशली ऑफिस के अंदर बैठ के जिसको हम पिछले 2 साल से कर रहे थे, वही बिजनेस हमारा कभी सादकाबाद रहीमिया खान से बाहर नहीं निकला। और वही बिजनेस पिछले 6 महीनों के अंदर 60 सिटीज ऑफ पाकिस्तान और 10 कंट्रीज अराउंड द ग्लोब, जिसके अंदर बिल्कुल 100% डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, लाइक जर्मनी, लाइक अमेरिका, ऐसे ममालिक के अंदर हमारे इस बिजनेस को बड़ा फ्रोग हासिल हुआ और हमारा बिजनेस यहाँ तक एक्सपेंड हो चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सारा का सारा काम कहाँ बैठ के किया हम लोगों ने? अपने घर में, अपने रूम में, अपने बेड पे बैठ के। तो आप देखें आज दुनिया कहाँ जा रही है। दिस इज द रियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये वो चीज है जिसका इंपैक्ट हमारी अपनी जात पे हुआ। हम आपको यहाँ पे वो कहानियां नहीं सुनाएंगे, फलाने ने वो कर लिया, फलाने ने वो कर लिया। हम आपको एक रियल एग्जांपल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज के हमारे इस वेबिनार के ऊपर 500 लोग मौजूद हैं और डिफरेंट लोग ज्वाइन होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक सक्सेस है। ये हमारा वो वेबिनार है जब हम ऑफिस के अंदर फिजिकल वर्किंग कर रहे होते थे, 50 से ऊपर लोग हमारे वेबिनार को ज्वाइन नहीं करते थे और हम उनको घसीट घसीट के लेके आ रहे होते थे। आज लोगों के पास सीट्स नहीं है, आज 500 का रूम हमारा फिल हो चुका है। तो ये सारी अचीवमेंट हम लोगों ने ली इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए। टेक्नोलॉजी अगर आज आप अडॉप्ट नहीं करेंगे, अगर आज आप टेक्नोलॉजी से अपने लोगों को मुतारिफ नहीं करवाते, तो आप बड़ा बिजनेस नहीं करने वाले। अगर आपकी सोच सिर्फ एक शहर में रह के बिजनेस करने की है और आप मशहूर पूरी दुनिया के अंदर होना चाहते हैं, तो ये एक दीवाने का ख्वाब है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। For many of the industries, it becomes more fruitful and brings digital revolution in the world। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस पूरी इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर
जहाँ बहुत सारे लोग रोए, वहां बहुत सारे लोगों ने जश्न भी मनाए। वहां पे बहुत सारे लोगों को कारोबार मिला, रोजगार मिला, और वहां पे बहुत सारे लोगों ने वो इनकम की जो उनकी ड्रीम इनकम थी। अब यहाँ पे जो मैं पहली आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि इस कोरोना वायरस के दौरान जिस शख्स ने इस पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, और जिस लोगों ने, वो थे डिजिटल वर्ल्ड के, डिजिटल मार्केटिंग, द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है वो है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, आप यहाँ पे अब देखते जाएंगे। ये वो चीजें हैं जिसको बीबीसी, जिसको सीएनबी सारे जिसको अप्रूव कर रहे हैं, और अपने अपने जो है मैगजीन्स के अंदर जिसको शाया कर रहे हैं, ये वो बिजनेसेस हैं। नंबर 1 पे ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसा ऐसा प्रोडक्ट जो हमारा कोर प्रोडक्ट है। ऑनलाइन एजुकेशन की इंडस्ट्री सब पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी इंडस्ट्री। डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, घर बैठे बैठे मार्केटिंग करना डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए। ऑनलाइन कोलैबोरेशन एप्स जिसके अंदर जूम आ जाता है, स्काइप आ जाता है। इन्होंने जो जो हाल किया है दुनिया का, आपको मैं आगे चल के बताऊंगा कि ये जूम और स्काइप ने इस पूरी दुनिया के अंदर क्या धूम मचाई है। ई कॉमर्स, पूरी दुनिया के अंदर ई कॉमर्स के जो हमारे जाइंट बैठे हुए, जो बाबे बैठे हुए, उन्होंने किस तरह पूरी दुनिया के बिजनेस को हिला दिया। ई स्पोर्ट्स जहां पे दूसरा स्पोर्ट्स फ्लॉप हुआ, वहीं पर एक स्पोर्ट्स उभर के आया, ई स्पोर्ट्स गेमिंग इंडस्ट्री। आज दुनिया के अंदर इतनी बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ पे लोग अपने माँ बाप बच्चों को रोक रहे होते हैं कि गेम्स खेलेगा तो खराब हो जाएगा, लेकिन यहीं पर ऐसे पाकिस्तानी बच्चे भी मौजूद हैं जो यहाँ पे, जिन्होंने एक एक साल में, जिनकी आप नेटवर्थ देख लें, उनकी 1 बिलियन की नेटवर्थ है उन लड़कों की, और 18-19 साल उन लड़कों की एज है जिन्होंने इस कोविड-19 के अंदर अर्निंग की है। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री जिनके अंदर यूट्यूब आता है, फेसबुक आता है। अब यहाँ पे एक भी ऐसा बिजनेस है जिसको आपने कभी बचपन में डिस्कस किया हो, जिसको आपके घर वालों ने आपको मोटिवेट किया हो बड़े होके ये करो। आपने एक ही चीज बताई जाती है कि यार या तो आप डॉक्टर बन जाएं या इंजीनियर बन जाएं। क्यों? क्योंकि इन प्रोफेशंस को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। हमारे यहाँ पे अगर किसी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है तो उसको क्या कहते हैं, रिश्तेदार आके कहते हैं वो मेरे बच्चे का मोबाइल खराब है, जरा ठीक कर देना। यार घर आके हमारा कंप्यूटर तो बना दो, वो विंडो कर लोगे विंडो। तो इस तरह की चीजें तो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सुनने को मिलती है कि वो जाके सिर्फ विंडो करे। लेकिन आप देखें कि इनकी जो इनकम है, वो डॉक्टर इंजीनियर, हजारों डॉक्टर भी मिलके वो इनकम नहीं कमा सकते जो इनकम यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे आपको एक सामने एक रिपोर्ट है, ई कॉमर्स की बात करता जाऊं। ई कॉमर्स का जो जाइंट है इस वक्त वो है जेफ बिजोस। और जेफ बिजोस ने इस कोविड-19 की सिचुएशन के अंदर 24 बिलियन डॉलर की अर्निंग किया उसने एक दिन में, करके रिकॉर्ड तोड़ दिया अमेजोन ने। एक ही दिन का टर्नओवर 24 बिलियन डॉलर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 24 बिलियन डॉलर, और ये दुनिया का अमीर आदमी बन चुका है। बिल गेट्स को इंतहाई पीछे छोड़ के, 1/3 पीछे छोड़ के बिल गेट्स 120 बिलियन डॉलर पे है, और जेफ बिजोस इस वक्त 192 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है। ये रॉयल फैमिलीज को टच करने जा रहा है। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये वो ऐसे लोग हैं जो लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं किसी भी क्राइसिस के अंदर, और इन लोगों ने इसके अंदर इतनी इनकम की, तो आप अंदाजा लगाएं। अमेज़न दुनिया की वाहिद एक ऐसी कंपनी है इसके अंदर तकरीबन 35,000 लोग एम्प्लॉयड है, जिसके अंदर 35,000 लोगों को नौकरियां मिली हुई हैं। तो आप अंदाजा लगाएं इसके बाद वो जो डिफरेंट बिजनेस एक्सपेंड करता जा रहा है, कितने लोगों को रोजगार दिया इस शख्स ने। तो ये वो बंदा है जिसने इस सिचुएशन के अंदर भी 24 बिलियन डॉलर की सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया और रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर। दूसरे नंबर पे हमारे पास नाम है जो ऑनलाइन, यहाँ पे हमारे पास लोग कहते हैं कि यार ऑनलाइन बैठ के काम नहीं होता। दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन डील बताने जा रहा हूं मैं आपको। मुकेश अंबानी, जिसको एशिया का रिचेस्ट मैन भी नहीं माना जाता था, जैक मा का नाम होता था, आज वर्ल्ड रिचेस्ट पीपल में 5वें नंबर पे नाम आता है मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी की जो आप बिजनेसेस देखें, ऑयल के बिजनेसेस हैं, इनके टेक्सटाइल के बिजनेसेस हैं, लेकिन इन बिजनेसेस के बावजूद ये दुनिया में टॉप पे नहीं आता था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो इसने ऑनलाइन डील किया, इसने वही अपने घर बैठे बैठे एक ऑनलाइन डील की, जिसकी वजह से ब्लूमबर्ग, एक बहुत बड़ी बिजनेस की वेबसाइट है ब्लूमबर्ग, जहां पे ओवर द पास्ट 6 वीक्स द डिजिटल बिजनेस ऑफ अंबानीज लिमिटेड नॉन एज जियो प्लेटफॉर्म रेज्ड अ स्ट्राइकिंग 10 बिलियन फ्रॉम ग्लोबल इन्वेस्टर्स। पूरी दुनिया से 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट इसने करवाई अपने जियो डिजिटल लाइफ के अंदर। अब डिजिटल लाइफ, डिजिटल वर्ल्ड, पूरी दुनिया डिजिट्स की तरफ जा रही है। जितने भी काम है सारे इंटरनेट पे, सारे ऑनलाइन बिजनेसेस है। इनका कभी आपको बचपन में किसी ने नहीं बताया, क्योंकि बचपन में ये चीजें थी ही नहीं। लाइफ चेंज हो चुकी है, अब वो चीज खत्म हो चुकी है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, द लाइफ हैज चेंज।
आजकल क्विक सिस्टम आ चुका है, फास्ट फूड का जमाना आ चुका है। आज वो सिस्टम नहीं रहा कि आप जाए पहले 12 साल की, पहले 10 साल स्कूल में, 2 साल कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर आगे आगे। आज वही लोग 19 20 साल की उम्र में लोग अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं। आज लोग मिलियनर्स बन चुके हैं, अपने नेशन के लिए कुछ कर चुके हैं, अपने मुल्क के लिए कर चुके हैं, अपने लोगों को रोजगार दे चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि ऑनलाइन डील मारी है और $10 बिलियन की डील। तो ये शख्स भी जब ऑनलाइन पे आ गया तो हम आज भी यही ढूंढते फिर रहे हैं कि कोई ऑफिस आएगा तो हम काम करेंगे। तो ये वो चीजें हैं, ये वो चीजें जो दुनिया के कामयाब तरीन लोग फॉलो कर रहे हैं। और आज आप इसका नाम देखें, दुनिया का 5वें नंबर का अमीर तरीन आदमी बन चुका है मुकेश अंबानी। अब बात करने जा रहा हूं एक ऐसी एप्लीकेशन की जिसको आज आप यूज कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप ऑनलाइन है और आप भी उसके डाउनलोडर में से आज एक है। ये जूम एप्लीकेशन, इट क्रॉसेस द नेटवर्क ऑफ मैनी एयरलाइन कंपनीज। यार ये एक एप्लीकेशन जिसके यूजर एक ही दिन में 1 करोड़ यूजर अ डे टू 30 करोड़ पर डे। और दुनिया के अंदर ये सबसे ज्यादा जो हमारी जो मीटिंग ऐप है, सबसे ज्यादा मोस्ट डाउनलोडेड ऐप बन चुकी है, जिसका नेटवर्थ इस वक्त पता नहीं कितनी एयरलाइंस को भी क्रॉस कर चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये एक आइडिया था किसी का, ये एक आइडिया था किसी का। आज इसकी वजह से कितने बिजनेसेस रन हो रहे हैं। आज उसकी वजह से आज आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। आज आपका घर चल रहा है सिर्फ और सिर्फ इस एप्लीकेशन की वजह से। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स का घर चल रहा है सिर्फ और सिर्फ इस एप्लीकेशन की वजह से। तो आप देखें इस एप्लीकेशन ने कितना बड़ा चेंज लेके आया इस सोसाइटी के अंदर, इस माशरे के अंदर, इस दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई है जूम एप्लीकेशन। सबसे बड़ी एग्जांपल यहाँ पे मैं देता चलूं, जिसको हम भी आज यूज कर रहे हैं। 2012 में स्टार्ट हुआ था 100 पार्टनर्स के साथ। आज 3000 से ज्यादा रेस्टोरेंट ऐड हो चुके हैं लास्ट एक साल के अंदर, और 5000 से ज्यादा रेस्टोरेंट पिछले 6 सालों में फूड पांडा के ऊपर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फूड पांडा इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कितना, पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट कंट्रीज के अंदर है फूड पांडा। मलेशिया, फूड पांडा तुर्की, फूड पांडा पाकिस्तान, इस वक्त कितना बड़ा है, कितना बड़ा ह्यूज नेटवर्क है। आज आप देखें जो रेस्टोरेंट किसी ऑनलाइन चीज के साथ कनेक्ट नहीं हुए, जो लोग ऑनलाइन चीज के साथ कनेक्ट नहीं हुए, सारे फ्लॉप हो गए। लेकिन वो रेस्टोरेंट जिन्होंने फूड पांडा को अडॉप्ट किया, वो उनकी सेल, चाहे उनका टेस्ट अच्छा नहीं था, कुछ अच्छा नहीं था, उनकी सेल 2 टाइम 3 टाइम इंक्रीज हो गई सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म का यूज करने की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है हमारी सोसाइटी के अंदर। MLM इंडस्ट्री बिकम्स द इंडस्ट्री ऑफ $167 बिलियन इंडस्ट्री, विच इज मोर देन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री एंड मूवी इंडस्ट्री। अब MLM इंडस्ट्री, अब MLM इंडस्ट्री भी तो आप देखें इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। MLM का मैंने आपको बता दिया कि MLM के नेटवर्कर्स का माइंडसेट क्या था कि यार पहले बैठेंगे, बैठ के गपशप लगाएंगे, जब तक वो फेस टू फेस उसका नाम मिला उस बंदे ने हमसे कोई चीज नहीं बाय करनी। तो MLM की जो बड़ी सब जाइंट कंपनीज हैं जिनका नाम आता है पूरी दुनिया के अंदर, उनमें एमवे है, उनमें हर्बल लाइफ है। एमवे वो है जो इस वक्त $9 बिलियन का रेवेन्यू इकट्ठा करके दे रहा है अमेरिका को। $9 बिलियन का टर्नओवर इस कंपनी का है, एमवे का। आप इसको सर्च कर सकते हैं, ये इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। एमवे वालों ने क्या रिवील किया है? MLM firms are adopting more digital selling tools in the wake of COVID-19. ये भी वो जिनके क्या थे प्रोडक्ट्स, हर्बल प्रोडक्ट्स थे, इनके मेडिसिन, इनके प्रोडक्ट्स थे। अब इन फर्म्स ने भी क्या किया, डिजिटल सेलिंग टूल्स को इन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि विच the COVID-19 outbreak is calling for MLM businesses which traditionally rely heavily on face-to-face interaction to transform its business by adopting new sales channel on social interaction needs to be kept to a minimum। इन लोगों ने भी क्या किया कि इन्होंने कहा कि यार ये ट्रेडिशनली दौर चलता आ रहा है। नेटवर्क मार्केटर्स यही समझते हैं कि जब तक फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं हो सकता, हमारी बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा। उन्होंने क्या किया कि उन डिजिटल टूल्स को यूज करना स्टार्ट किया, लाइक ऑनलाइन स्टोर। क्या यहाँ पे आपने इसको हाईलाइट कर लेना, मेंशन कर लेना, ऑनलाइन स्टोर, सोशल मीडिया such as Facebook, Instagram, web conferences, जो कॉन्फ्रेंस आज हम कर रहे हैं, even adopting a subscription business model। तो ये वो दुनिया की जाइंट कंपनीज हैं जिन्होंने इस वक्त इन ऑनलाइन टूल्स को भी यूज करना स्टार्ट कर दिया है। इनको भी पता चल गया कि अगर आज हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ ना रहे, अगर आज हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ ना जुड़े, तो हमारा नाम निशान भी मिट जाएगा नोकिया की तरह। जिस तरह नोकिया को भी एक डील मिली थी कि आप एंड्रॉइड के ऊपर कन्वर्ट हो जाएं, उन्होंने कहा नहीं, हमारे मोबाइल लेने के लिए लोग लाइन लगते हैं, लोग 5-5 दिन वेट करते हैं कि हमारा मोबाइल उनको मिल जाए। आज उस कंपनी का कहीं नामो निशान नहीं है, आज उसका मोबाइल कोई पसंद नहीं करता। तो आज अगर हम ट्रेंड के साथ ना चले तो हम बहुत पीछे रह जाने वाले हैं। यहाँ पे अगर बात करें द वर्ल्ड इज चेंजिंग, आर यू स्टिल लुकिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब?
और ऑफिस जॉब फॉर 9 to 5। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपको यार कि वो काजिम अली शाह साहब बड़ी प्यारी बात करते हैं, मैं हमेशा वो जब मौका मिलता है मैं वो बात करता हूँ। वो कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर आप यहाँ पे हमारे नौजवानों को देखें कि हमारे नौजवान अपनी पॉकेट में 1 लाख 1.5 लाख का मोबाइल रख के कह रहे होते हैं यार काम ही नहीं आएगा, कोई काम ही नहीं मिल रहा सानू दे, कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है करने वाला। वो कहते हैं कि जब वो 1 लाख 1.5 लाख का जो आपने मोबाइल अपनी पॉकेट में रखा हुआ है, तो क्या उससे आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते अपना? तो आज दुनिया चेंज हो चुकी है। आज वो टाइम नहीं रहा, मैंने आपको जिस तरह कहा कि वो एक जमाना होता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ठीक है ना, आज वो चीज नहीं रही। आज वो चीजें ओल्ड स्कूल हो चुकी हैं, आज एक नया दौर आ चुका है। अगर आज हम दुनिया के साथ नहीं रहेंगे, हम क्या कहते हैं, हमेशा हम दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं। जी हमारे साथ तो जो कुछ हो रहा है वो इसराइल की साजिश है, हमारे साथ तो जो कुछ हो रहा है वो फलां अमेरिका ने किया होना है। आज हम सबको ब्लेम कर रहे होते हैं, दूसरों को बैठे ब्लेम कर रहे होते हैं। अगर आज हम देखें तो हमारी सोच गवर्नमेंट जॉब से आगे नहीं जाती, आज हम 9 to 5 से आगे नहीं जाना चाहते। तो दुनिया बहुत चेंज हो चुकी है। और किसी ने क्या खूब कहा कि जो 9 to 5 है ना, वो ऐसे है जैसे जैसे आप घर में अपना तोता पालते हैं ना, लाइक आप पेट रखते हैं, आप तोता पालते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब उस तरह की है। उसको पता है यार मुझे खाना भी मिल जाना है, मुझे यहाँ पे पानी भी मिल जाना है पीने को, मुझे अगर सर्दी लगेगी तो इसलिए मुझे गर्म कमरे में रख देना है, मुझे अगर गर्मी लगेगी तो मुझे ठंडे कमरे में रख देना है। तो वो शख्स बिल्कुल एफर्ट ही नहीं करना चाहता, वो शख्स वही फ्रीज हो जाता है, वही ठहर जाता है, और वो शख्स लाइफ के अंदर कुछ नहीं कर पाता, बड़ा नाम नहीं बना पाता। तो आज आपको देखना है कि जिस तरह वर्ल्ड चेंज हो रहा है, दुनिया बदल रही है, क्या आप बदल रहे हैं? आपने खुद को बदलना है, आपने खुद को बदलना है, अपने लिए नहीं यार, कल को अपने बच्चों के लिए। यार खुद के लिए अगर नहीं करना चाहते अपने बच्चों के लिए करें। कल को आपके बच्चे जिस कंपटीशन में जाना जा रहे हैं, आज आप यहाँ पे देखें वही जमाना था कि 10,000 रुपया एक शख्स कमाता था घर के अंदर, और उसी घर के अंदर 20 लोग पलते होते थे। आज वो जमाना है कि अगर किसी की 2 लाख सैलरी है वो 5 बंदों को नहीं खिला सकता। तो आप देखें आपके बच्चों का फ्यूचर क्या होने वाला है, आपके बच्चे क्या करेंगे आगे जाके इस कंपटीशन के दौर में, जहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर बच्चों को हर टेक्नोलॉजी से मुतारिफ है, वो लोग उनको हर चीज का पता है। हमारे बच्चे आज भी टिकटॉक के ऊपर लगे हुए हैं, हमारे बच्चे आज भी सिर्फ बैठ के वीडियोस देख रहे होते हैं, ड्रामास देख रहे होते हैं। तो आप देखें क्या हम लोगों को चेंजिंग लेके आनी है या नहीं लेके आनी, इस माशरे के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर हम लोगों को चेंजिंग लेके आनी है या नहीं लेके आनी। वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट, अपना माइंडसेट चेंज कर लें। एक दफा मैं यहाँ पे एक वेबिनार अटेंड कर रहा था और मुझे एक शख्स ने मैसेज किया, यहाँ पे आफ्टर वेबिनार जब शेयरिंग होती है तो उसने मैसेज किया, इफ एन अपॉर्चुनिटी गिव्स यू मोर इनकम देन एफर्ट इट्स अ स्कैम। उस शख्स की बात मेरे ना पता नहीं क्यों मुझे लगी बहुत ज्यादा ना। उसने मुझे कहा इफ एन अपॉर्चुनिटी गिव यू मोर इनकम देन एफर्ट इट्स अ स्कैम। मैंने कहा यार इस शख्स ने ना देखा ना भाला ना कुछ, इसने पकड़ स्कैम कह दिया हमें। मैंने जब इसके ऊपर गौर किया तो अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, हु इज डूइंग मोर एफर्ट? दुनिया चेंज हो चुकी है, पुरानी बातें हो चुकी हैं। हु इज डूइंग मोर एफर्ट? एक साइड पे आपके पास है उबर का सीईओ, ये वो शख्स है जिसकी 2.5 बिलियन नेटवर्थ है। दूसरी साइड पे है हमारा ड्राइवर उबर का। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा एफर्ट कौन करता है? एक ड्राइवर एफर्ट करता है, इनकम करने के लिए कौन एफर्ट कर रहा है? उबर का ड्राइवर एफर्ट कर रहा है। तो आप सिंपली कहते हैं सीईओ जो उबर का कर रहा है वो स्कैम है, ही इज अ स्कैमर, वो स्कैम कर रहा है यार, ही इज अ स्कैमर, आप उसको स्कैमर कहला दें। यहाँ पे हमारे पास है फूड पांडा के सीईओ नोमान सिकंदर, एमडी एंड सीईओ फूड पांडा, और यहाँ पे ये शख्स ज्यादा मेहनत कर रहा है जो एक राइडर जो फूड पांडा की डिलीवरियां देने जाता है, बारिश हो रही है, गर्मी है, कुछ भी है, हेलमेट पहना है, पसीने में शराब पूरा है, आपके घरों में आके वो बंदा एफर्ट करके मेहनत करके वो बंदा आपको डिलीवरी पहुंचाता है। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, हु इज डूइंग मोर एफर्ट? कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है? यहाँ पे आप कह दें ये भी स्कैम है, ये बंदा भी हलाल के नहीं कमा रहा। अब जमाना चेंज हो चुका है, व्हेन टाइम्स चेंज सो वी मस्ट वी। तो अगर जब टाइम चेंज हो रहा है, जब दौर बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, तो हमें भी तो बदलना है। अगर आज आप उसी दौर के अंदर, आज हम अगर देखें हमारे पाकिस्तान के अंदर, आज भी अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाए वहां पे टाइपराइटर्स के जरिए प्रिंटिंग होती है। आज जहां पे लोग 3D प्रिंटिंग के जमाने में आ चुके हैं, 3D प्रिंटिंग का बहुत सारे लोगों को नॉलेज होगा कि लोग जैसे स्पेस में जाते हैं, लोग प्रिंट करके डाउनलोड करके खाना बना रहे हैं। उनको खाना लेके जाने की जरूरत नहीं है, प्रिंट करते हैं खाना बना लेते हैं। बड़े से बड़े घर, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग 3D प्रिंटिंग के जरिए बन रहे हैं। और हमारे पाकिस्तान के अंदर आज भी टाइप राइटर्स का बिजनेस ऐसे चकाचक चल रहा है कि क्या बात है। आज हमारे नसीब, आज हमारे इतने बड़े बड़े हमारे फैसले टाइप राइटर्स के ऊपर होते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं, व्हेन टाइम्स चेंज सो मस्ट वी। तो क्या आप लोगों को चेंज करना है आज? क्या खुद को चेंज करना है हम लोगों को, या फिर हम लोग बैठे आज वेट करते रहेंगे, अपने बच्चों को वही पढ़ाएंगे 10th में भी व्हाट इज माउस, कि माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, जबकि दुनिया आज सेंसर्स के ऊपर जा चुकी है।
आज लोग अपने इशारों के साथ स्क्रीन स्वाइप करते हैं, आज इशारों के साथ काम करते हैं, इशारों के साथ प्रिंट करते हैं। हम अपने बच्चों को वही पढ़ाएंगे, व्हाट इज माउस, व्हाट इज कीबोर्ड। तो भाईजान टाइम चेंज हो चुका है, हमें भी चेंज होना है, और इस चेंजिंग के अंदर आप लोगों की पार्टिसिपेशन जरूरी है। जहां पे अगर बात करें, मैं बात कर रहा टाइप राइटर्स की, हाउ मच डज अ फ्रीलांसर, फ्रीलांसर का बहुत लोगों को पता होगा, फ्रीलांसिंग इंडिया के अंदर क्या इनकम कर रहे हैं इस वक्त, इंडिया का बता रहा हूं मैं आपको। जहां पे सबसे ज्यादा दुख वही होता है जब अपना हमसाया हमसे ज्यादा कमाता है। सॉरी, मोस्ट इंडियन फ्रीलांसर्स अर्न एन एवरेज ऑफ 20 लाख पर एनम। एक साल का 20 लाख रुपया मोस्ट ऑफ द इंडियन फ्रीलांसर कमा रहा है। ये रिपोर्ट है, ये पेपाल की रिपोर्ट है जो पेमेंट्स बांटता है, ये किसी और की रिपोर्ट नहीं है। ये पेपाल जो एक सिस्टम है जो पेमेंट्स बांटता है, गूगल की पेमेंट्स बांटता है, वो पेड प्लेटफॉर्म कह रहा है कि एवरेज जो है वो 20 लाख रुपया सालाना पे करता है वो एक इंडियन को। और जो अच्छे फ्रीलांसर्स हैं जिनमें 23% जिसकी है, 23% जो लोग हैं 60 लाख रुपए एक साल का कमाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास, तो यहाँ पे जो अच्छे अच्छे ब्रांड के ऊपर अच्छी अच्छी नौकरियों के ऊपर खड़े होते हैं, बैंक में जो मैनेजर लगा हुआ होता है उसकी भी इतनी इनकम नहीं होती एक साल की जितनी यहाँ पे फ्रीलांसर कमा रहा है। वी आर सैडली ऑन दैट पॉइंट ऑफ सिचुएशन। आज हम इस मकाम के ऊपर पहुंचे हुए हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वे वी आर सैडली। यहाँ पे एक शख्स है पाकिस्तानी, यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक पाकिस्तानी लड़का है, द मोस्ट टैलेंटेड गाय। पाकिस्तानी गायज होते हैं जो बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह। यहाँ पे उस शख्स ने फ्रीलांसिंग के जरिए किसी को एक सबमिट करके दिया उसका प्रोजेक्ट। अब वो यहाँ पे उसको क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपने मेरा कर्सर फॉलो करना है। आई विल सेंड योर पेमेंट थ्रू पेपाल, प्लीज प्रोवाइड योर पेपाल ईमेल। ये बहुत फेमस ट्वीट हुआ था, बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, ट्विटर के ऊपर बड़ा ट्रेंडिंग में आया था। उसने कहा, वो पाकिस्तानी बच्चे ने कहा, अनफॉर्चुनेटली पेपाल डजंट प्रोवाइड सर्विस इन आवर कंट्री। पेपाल हमारे मुल्क में नहीं चलता अनफॉर्चुनेटली। उसने कहा चलिए कोई बात नहीं, प्रोवाइड योर बिटकॉइन वॉलेट, वी ट्रांसफर राइट नाउ। उसने कहा बिटकॉइन आल्सो डजंट वर्क इन माय कंट्री, बिटकॉइन भी मेरे मुल्क के अंदर नहीं चल रहा। यहाँ पे हम कहते हैं भाई हराम है हलाल है, दुनिया चांद पे पहुंच गई, हम आज भी इन चक्रों में पड़े हुए हैं। यू वांट मी टू पे थ्रू स्ट्रिप और डॉलर और वेनमो और वी पे एनी ऑप्शन। उसने कहा दीज पेमेंट मेथड आल्सो डजंट ऑपरेट इन आवर कंट्री। उसने कहा वेयर द हेल आर यू लिविंग, इन अफ्रीका और डेजर्ट? क्या अफ्रीका में रह रहे हो भाई, डेजर्ट पे रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो? तो आप अंदाजा लगाएं, हमारा फ्रीलांसर, हमारा आज का यूट्यूबर, आज हमारे बच्चे जो है वो टिकटॉक के पीछे लगे हुए हैं। इंडियंस अपने बच्चों को क्या बिठाते? मैं इंडिया की क्यों मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि एक हमसाया जब कमाता है हमेशा दर्द तभी होता है। अब वो उनके बच्चे जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं बैठ के यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेते हैं। आप देखें हमारे यहाँ पे जब यूट्यूब आया, हमने कहा यूट्यूब नहीं चलाना भाई, यूट्यूब तो गलत है, गंदा है, अपने बच्चों को पीछे बिठा दिया। आज वही इंडियन यूट्यूबर 20-20 मिलियन को पहुंच चुके हैं। आज वही इंडियन यूट्यूबर जो 25-25 मिलियन सब्सक्राइबर को पहुंच चुके हैं, हमारे उनसे भी टैलेंटेड पाकिस्तानी 1 मिलियन के ऊपर खुशियां मना रहे होते हैं, क्योंकि हमारे हाथ ही लेट चढ़ा हो। वो हाथ लेट चढ़ता है, फिर एक न्यूज आ जाती है यूट्यूब बैन करने जा रहे हैं। उनका पूरा पूरा कैरियर पकड़ कर तबाह कर दिया विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट समथिंग। तो ये हमारे साथ टेक्नोलॉजी में हो रहा है, और हम, आप यहाँ पे अंदाजा लगा लें क्या टेक्नोलॉजी के दौर में हम लोग कितना पीछे हैं। अगर यही चलता रहा तो ये क्या बनेगा? यही बच्चा हो सकता है अपने घर में 3-4 बहनें हो, उसकी अम्मी हो जिसने एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई है। यहाँ पे हमारा हर बच्चा उठ के कंप्यूटर की फील्ड में जाना चाहता है, और उसी बच्चे को ये सहूलियात मिल रही है हमारे मुल्क के अंदर। तो आप अंदाजा लगा लें कि हम किस तरफ जा रहे हैं, वेयर LBL इज गोइंग टू टेक्स अस। अब हम बात करने जा रहे हैं कि अब LBL आप लोगों को कहाँ लेके जा रहा है। हमारा जो विजन है, हम आपको कहाँ लेके जा रहे हैं। आप एंड में यही कहेंगे कि यार पता नहीं फिर से इस ट्रेनिंग के अंदर LBL का टचअप अपना तड़का देने आ गए। तो दैट्स दैट पॉइंट, ये वही पॉइंट है जो आज हम लोगों को दे रहे हैं। हम आपके लिए क्या करना चाह रहे हैं, जो हमारे ऊपर जो हमारे सीनियर्स बैठे हुए हैं उनकी सोच क्या है, हमारे लोगों के लिए, हमारे नेशन के लिए उनकी सोच क्या है, हम आपको क्या करने देने जा रहे हैं। हम आपको उन्हीं चीजों से मुतारिफ करवा रहे हैं। आज हमने आपको ऑनलाइन एजुकेशन में मुतारिफ करवाया, हम आपको आज प्रोजेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू अर्निंग का हम आपको मौका देने जा रहे हैं। हम आपको दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस, ई कॉमर्स का बिजनेस, LBL मार्केटप्लेस की सूरत में आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। आज आपको उसके साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं। वी आर कनेक्टेड यू द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। द होल वर्ल्ड इज योर मार्केट। 9 to 5 खत्म, ऑफिस खत्म, पूरी दुनिया आपकी मार्केट बना दी है। आपने कभी सोचा है गार्नियर का एक ही CEO है, यहाँ पे फेयर एंड लवली का एक ही CEO है, गूगल का एक ही CEO है, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स सारे आज आपके बिजनेस के अंडर आ गए हैं। आज वो सारे प्रोडक्ट का CEO आप बन चुके हो। तो इतना फास्ट ग्रोइंग टच आप लोगों को हमने दे दिया है। तो ये वो टेक्नोलॉजी है, ये वो प्रोजेक्ट है जो फ्यूचर है हमारा। आज का जो मेरा वेबिनार था वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को हाईलाइट नहीं करना था।
आप लोगों को सिर्फ ये बताना भी था कि आज हम लोग कहाँ हैं, आज हम लोग कहाँ ठहरे हुए हैं, जबकि दुनिया इतना आगे जा चुकी है। दुनिया अगर इतना आगे जा चुकी है तो क्या ये हम compete कर पाएंगे? हम तो वैसी कम्प्लेक्स में है, हम तो वैसी कम्प्लेक्स का शिकार है कि यार वो हमसे बेहतर है, वो हमसे बेहतर है, और मजीद हम उनसे वो हमें हमसे बेहतर होते जा रहे हैं। और हम लोग आज क्या कर रहे हैं? हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ बैठे मीम्स बना रहे हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। सो वी हैव टू डू समथिंग दैट मेक सम डिफरेंस। सो हम आपको एलबीएल आपको अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, आपके ही मुल्क के अंदर, आपके शहर के अंदर। आज आप अपने आप को पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस आज हमने आपको दे दिया है एलबीएल मार्केट प्लेस की सूरत में, प्रोजेक्ट ए की सूरत में। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन यू, आप इसमें से क्या लेते हैं। नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। दुनिया के अंदर कुछ भी सबसे महंगा नहीं होता, सिर्फ एक रिग्रेट रह जाता है, एक पछतावा रह जाता है। एक बुक का एक मैं आपको बताता हूँ, एक बुक लिखी किसी नर्स ने, उसने सारी जिंदगी जॉब की आईसीयू के अंदर। आईसीयू एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप उस मरीज को लेके जाते हैं जिसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जिसके डेथ चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब उसने अपनी बुक में ये लिखा कि जब मैं वहां पे काम कर रही होती थी ना आईसीयू के अंदर, तो वहां पे जितने भी मरीज आते थे, जितने भी लोग आते थे ना, उनके पास एक रिग्रेट होता था। उनकी जिंदगी में एक रिग्रेट ये होता था कि यार क्या, काश मैं क्या, काश मेरे पास वो टाइम था, काश वो लड़की मुझे पसंद थी, काश मैं उस वक्त उसको आई लव यू बोल देता, काश मैं उस वक्त उसको इजहार कर देता, तो मैं उस वक्त आज वो हमारी सिचुएशन कुछ चेंज होती। एक वहां ये रिग्रेट कर रहा होता है कि काश मैं एक बहुत अच्छा गिटारिस्ट था, और मैं अपने दोस्तों से ही, मेरे दोस्त मेरे पर टॉन्ट मारते थे कि यार ये तो क्या करता है, मैं उनकी वजह से मैंने वो टैलेंट शो नहीं करवाया अपना, दुनिया मुझे मेरा टैलेंट जान नहीं पाई, और वो काश उसकी जिंदगी में रह जाता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जब इस दुनिया से जाइएगा तो अपनी दिल में, अपने दिमाग में सुकून से मरिएगा यार। ऐसे जाइएगा कि आपने जिंदगी में अपने लोगों के लिए कुछ किया, अपने नेशन के लिए कुछ किया आप लोगों ने। और जब आप इस दुनिया से जाएं तो आपके दिल में, आपके दिमाग में काश नहीं होना चाहिए कि काश उस वक्त मैं ये कर लेता, लाइफ एक दफा मिली है, कुछ ऐसा करके जाए। वो किसी ने कहा कि रास्ता एक ही था, मूसा के लिए भी फिरौन के लिए भी रास्ता एक ही था, लेकिन मूसा पार कर गया और फिरौन वहां डूब गया। तो रास्ते पर नहीं, अल्लाह ताला पे यकीन करना है आपको, अपने खुदा पे यकीन करना है जिसने आपको क्रिएट किया है। वही शख्स है जिसने आज जेफ बेजोस को $190 बिलियन इंडस्ट्री का मालिक बनाया। तो वही जात है जो आपको भी वहां तक पहुंचा सकती है। उसका आपसे कोई नहीं है, वो जस्ट आपकी नेक नीयति, आपकी एफर्ट, आपका चेंज ऑफ माइंडसेट, इस दुनिया को देखने का अंदाज बदलता हुआ देखना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज के हमारे ट्रेनिंग सेशन के बाद आप लोग एटलीस्ट अपना माइंडसेट कर लेंगे। सो लास्ट, द फेट ऑफ नेशन इज इन योर हैंड। मैं यही कहूंगा कि आज किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान में किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। लोगों ने जरदारी के दौर में भी लोगों ने लाइफ को चेंज किया, नवाज शरीफ के दौर में भी चेंज किया, इमरान खान के दौर में भी चेंज किया। हुकूमतें आएंगी चली जाएंगी, उन्होंने हमारे घर का खाना पूरा नहीं करना। हम लोगों ने अपने नेशन के लिए क्या किया, ये हम लोगों को देखना है। हम लोग अपने मुल्क के अंदर क्या पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, हम अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। आज हमारे मुल्क की किस्मत, मैं तो इसको अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, मैं खुद को ब्लेम करता हूँ। आप लोग भी अगर हर चीज के पीछे खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर देंगे तो एक दिन हमारे इस प्यारे मुल्क की किस्मत जरूर बदलेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज ऑल डन फ्रॉम